प्यारे बच्चों, स्पार्क एजुकोर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एक और इम्पॉर्टेंट सेशन। टॉपिक ऑलरेडी चला हुआ है मेंसुरेशन 2D। अब से पहले इस पर कई लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट से वो लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो मेरा सजेशन है बेटा, अपने कंसेप्ट 2D को लेकर क्लियर करने के लिए आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें। आज के डिस्कशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे आपका एसएससी का टीयर 1 है, चाहे फिर टीयर 2 है, या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है, हर जगह बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रिलेटरल को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में कुछ गलतफहमियां हैं। जैसे ही स्टूडेंट एग्जाम में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखता है तो प्री एज्यूम कर लेता कि इसका सॉल्यूशन बहुत लेंथी रहने वाला है और वो क्वेश्चन को स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चला जाता है, या फिर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। मैंने एक वर्ड यूज किया, इनकी। दैट मीन्स यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज सिर्फ एक सिंगल शेप नहीं है, इनकी डिफरेंट शेप्स के बेसिस पर इसे कई कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर और इनके सॉल्यूशन की लेंथ को लेकर जो गलतफहमी आपने पाली हुई है वो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वाड्रिलेटरल की बात करें, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, तो चतुर्भुज भाई रेक्टेंगल भी एक चतुर्भुज है, स्क्वायर भी एक चतुर्भुज है। इनको लेकर आई थिंक कि शायद ही किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो। इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, जिनकी प्रॉपर्टीज को लेकर मन में शंका है, बात करते हैं आज उनकी। वो शेप्स हैं रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम। रोम्बस समचतुर्भुज भी कहा जाता है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज कहा जाता है, ट्रेपीजियम इसे समलंब कहा जाता है। इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों, रोम्बस जिसे समचतुर्भुज कहा जाता है, इसकी चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती है और एंगल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। पैरेललोग्राम में सिर्फ आमने सामने की जो भुजाएं, जो अपोजिट साइड्स है, वो एक दूसरे के बराबर होती है। इसे अगर मैं ए कहूँ तो इसकी लेंथ भी ए होगी, अगर इसे बी बोला जाए तो इसकी लेंथ भी बी होगी। ट्रेपीजियम समलंब में 2 साइड्स पैरेलल होती है और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। जो पैरेलल साइड्स है उसे मैंने ए और बी से मेंशन कर दिया, इसे मैंने ए और इसे बी। जो नॉन पैरेलल साइड्स है उसे हमने सी और डी से मेंशन कर दिया। इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज की बात की जाए प्यारे बच्चों, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं D1 और D2, उनकी लेंथ कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती, एक दूसरे के बराबर ये नहीं होती। इसकी चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती है, हमने ए से मेंशन कर दिया। तो डायगोनल्स और साइड के बीच में रिलेशन होगा D1 स्क्वायर प्लस में D2 स्क्वायर बराबर होगा चारों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। चारों साइड्स का स्क्वायर भैया क्या बना, ए स्क्वायर, उसके सम, तो चारों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। इसके एरिया की अगर बात की जाए तो एरिया होता है हाफ ऑफ, अगर डायगोनल्स की लेंथ आपको दी है तो D1 इंटू D2, और अगर साइड की लेंथ आपको दी है तो आप कह सकते हैं ए साइन थीटा, अगर आपको थीटा दिया हुआ है। बेसिकली तो डायगोनल पे ही क्वेश्चन ज़्यादा बना है। पैरेललोग्राम की अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, इसके डायगोनल्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं होती, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट कितने एंगल पर करते हैं इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके एरिया की अगर बात की जाए, अगर आपको साइड ए पता है, ए की लेंथ पता है, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। सपोज ये P1 है और अगर आपको B लेंथ दी हुई है तो B के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज इसे P2 से मेंशन कर दिया, तो आपको P2 पता होना चाहिए। तो इसके एरिया की बात की जाए तो वो अगर आपको A पता है तो AP1 हो जाएगा, और अगर आपको B पता है तो BP2 हो जाएगा। डायगोनल्स और साइड के बीच में रिलेशन होगा D1 स्क्वायर प्लस
d2 स्क्वायर, दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर का सम बराबर होगा चारों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। अब क्योंकि यहाँ पे a 2 बार आया है तो हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, b 2 बार आया है तो हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर, तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ट्रेपीजियम, जहां की प्रॉपर्टीज को लेकर बच्चा ज्यादातर कंफ्यूज रहता है। आई होप ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए मैं इन्हें रब कर देता हूं, चलते हैं ट्रेपीजियम पे। ट्रेपीजियम के अगर एरिया की बात करें तो पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, तो एरिया होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। इसके डायगोनल्स d1 और d2, डायगोनल्स d1 और d2 के स्क्वायर का सम इसकी साइड्स के बीच में, साइड से रिलेटेड इस तरह से होगा स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स प्लस में ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे पहले जितने भी क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़े हैं जहां पे रेगुलर की बात करें, अपोजिट साइड जहां पे एक दूसरे के बराबर होंगी, चाहे वो आपका रेक्टेंगल है, चाहे वो आपका स्क्वायर है, या फिर रोम्बस हो, या फिर पैरेललोग्राम, जहां पर अपोजिट साइड्स पैरेलल साइड्स एक दूसरे के बराबर होती है, उन केस में डायगोनल्स और साइड्स का रिलेशन होता है डायगोनल्स के स्क्वायर का सम ऑलवेज इक्वल होगा साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। बट ट्रेपीजियम, देखो मैं यहाँ प्रॉपर्टीज पे खास तौर पे ध्यान दे रहा हूँ, खास तौर पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज पर बना है। ट्रेपीजियम का डायगोनल से रिलेशन क्या होगा, डायगोनल और साइड्स का रिलेशन क्या होगा, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम बराबर होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड्स। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, ठीक है। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन जब 2D की बात हो रही है तो क्वाड्रिलेटरल या किसी पॉलीगन की भी बात कही, पॉलीगन की भी बात करें, जब बात की जाए रेगुलर पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन में बेटा क्या आएगा, जिन पॉलीगन्स की साइड्स की लेंथ बराबर हो, चाहे फिर वो आपका ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो एंड सो ऑन। इस तरह से अगर हम बात करें तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन की जब बात की जाए, चलिए मैं बात करता हूं अभी सिर्फ स्क्वायर और पेंटागन की, दो हमने शेप ले ली। तो प्यारे बच्चों जब बात रेगुलर पॉलीगन की होगी, क्योंकि क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगन पे भी बनेगा आज के सेशन में, तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन की बात की जाए तो इनके वर्टेक्स को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, इनके वर्टेक्स को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, जिसे हम सरकम सर्कल कहा जाएगा, जिसे सरकम सर्कल कहेंगे। चलिए दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, ये मिलता हुआ है, ध्यान रहे। इसी तरह से इनके अंदर साइड्स को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, साइड्स को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। अगर वर्टिसेस को टच करते हुए जा रहा है तो उसे सरकम सर्कल कहा जाएगा, और अगर साइड्स को टच करते हुए जा रहा है तो उसे इन सर्कल कहा जाएगा। क्लियर है? बात हो रही है रेगुलर पॉलीगन की, चाहे उसमें कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो तो वहां पर एक उनके वर्टिसेस को टच करते हुए भी सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है और साइड्स को टच करते हुए भी एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए आज के क्वेश्चंस आपके लिए, हालांकि इनका एक लेवल है बट आपके लिए बहुत आसान रहने वाले हैं अगर प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से क्लियर है, और सॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रहने वाली। तो चलो भाई देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 2016 टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। बोला गया ए स्क्वायर एंड ए रेगुलर हेक्सागन आर ड्रॉन सच दैट ऑल द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एंड द हेक्सागन are on circle of radius r centimeter, then the ratio of area of square and hexagon is। एक स्क्वायर है और एक रेगुलर हेक्सागन है, इनके वर्टिसेस r सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के सरकमफेरेंस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं।
चलिए भाई ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। एक स्क्वायर है, लीजिए बन गया एक स्क्वायर और एक रेगुलर हेक्सागन। इस तरह से। प्यारे बच्चों, अभी मैंने कहा जब रेगुलर पॉलीगन की बात आएगी तो इनके वर्टिसेस से टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। बोला गया रेडियस r है, रेडियस r सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट सेंटर होगा, ये भी r और ये भी r, तो इसका जो डायगोनल है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ r। रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है जब आप इसके अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं, जब आप इसके अपोजिट वर्टिसेस को मिलाएंगे तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। अपोजिट वर्टिसेस को जब आप मिलाएंगे तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, और हर इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो यहाँ अगर मैं साइड की बात करूँ, अगर इसकी रेडियस r है तो हर साइड की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे के पूरे हेक्सागन का एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए, आपसे पूछा गया रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागन। आपको इसका डायगोनल पता है, एरिया भाई स्क्वायर का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। डायगोनल कितना है, 2r है, स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो गया। अब बात की जाए रेगुलर हेक्सागन की, तो पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, कितना होगा, √3/4 a स्क्वायर, और एक ही साइड, ये a बोले तो यहाँ पे क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल, वो किसके बराबर, r, तो हम कह सकते हैं r स्क्वायर। ये तो बात सिर्फ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हुई, क्वेश्चन में तो 6 से बना हुआ है भाई, रेगुलर हेक्सागन तो 6 ट्रायंगल से मिलके बना है। बस ये इस स्क्वायर का एरिया आ गया, ये इस रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ गया, कैलकुलेट कर लो, कौन सी मुश्किल बात है। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 पे कैंसिल, 2 से 3 पे कैंसिल, भाई 4 इधर ले आओ, 4 3√3, दैट्स इट। कितना सिंपल है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, ध्यान रहे रेगुलर पॉलीगन की बात होगी तो वर्टिसेस से छूता हुआ भी सर्कल बनाया जा सकता है और साइड्स को छूते हुए भी सर्कल बनाया जा सकता है। आसान है, इजी है, मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट पर बेस्ड है, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। होगी प्यारे बच्चों, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, The area of an isosceles trapezium is 176 centimeter square and the height is 2/11th of the sum of its parallel sides. ट्रेपीजियम, यहाँ एक वर्ड आया आइसोसेलस ट्रेपीजियम। प्यारे बच्चों, आइसोसेलस समद्विबाहु, हिंदी में तो स्पष्ट है। ट्रेपीजियम में 2 साइड्स पैरेलल होती है और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती है, और जब बात आइसोसेलस ट्रेपीजियम की आए तो जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है उनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है, नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ हमेशा बराबर होगी। बोला गया इस ट्रेपीजियम का एरिया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट 2/11th ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड्स है उसके सम का 2/11 गुना है। If the ratio of the length of parallel sides is 4:7, then the length of the diagonal is, तो डायगोनल की लंबाई क्या होगी। प्यारे बच्चों, पैरेलल साइड्स का रेशो आपको दिया है, ये वाली 4x है तो ये वाली कितनी दी है, 7x, x हमने लगा दिया 4:7। क्वेश्चन में कहा गया हाइट 2/11 है। देखो जब सम कितना बन रहा है, 11 है, सम 11 है तो हाइट कितनी हो जाएगी, 2x होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसके एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया मैंने आपको बताया क्या होता है भाई, कितना दिया है 176, और ये किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है 11x, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2x है। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल की लेंथ आपसे पूछी है,
इस डायगोनल की लेंथ आपसे पूछी है। ध्यान रहे, अगर सिर्फ बात की जाए सिर्फ ट्रेपीजियम की, तो उनके डायगोनल के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं होता कि डायगोनल्स की लेंथ बराबर होगी या नहीं होगी। लेकिन जब मेंशन कर दिया आइसोसेलेस समद्विबाहु, तो उस केस में D1 और D2 की वैल्यू हमेशा ही बराबर रहेगी, दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमेशा बराबर रहेगी। यहां से आप एरिया निकाल लीजिए भाई, कितने से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 से कितने पे कैंसिल हो गया, 11 कम 11, 11 छिक्के 66। तो यहां से x की वैल्यू आ चुकी है 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू 4 है तो ये कितना बना 7 चौक 28, ये कितना बना 16, 16 28। इसकी अगर बात की जाए तो ये कितना बना भाई 8 बना। अब जब ये 16 है, अगर यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी जाए, ये 16 है तो ये वाला पार्ट भी 16 होगा। टोटल लेंथ 28 हो तो 28 में से 16 घटा दो तो बचा कितना 12। जब 12 बचा तो ये लेंथ 12 को 2 बराबर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। 12 को 2 बराबर पार्ट में बांट दे तो ये 6, ये भी 6, ये 8, ये 6। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा 10, ये भी कितना होगा 10। आपको चारों साइड्स की लेंथ मिल चुकी है। चारों साइड्स की लेंथ और डायगोनल के बीच में स्पेशल रिलेशन होता है। क्या होता है, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम। D1 और D2 बराबर है तो आप कह सकते हो ट्वाइस ऑफ D स्क्वायर बराबर होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, तो कितना बन गया भाई 200, प्लस में ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स 16 इंटू 28। 2 से कैंसिल करें, 2 से ये कैंसिल हुआ, 100 पे कैंसिल हो गया, 2 पे कैंसिल हो गया। ओके, डी स्क्वायर की बात करें बेटा, अब आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि मुझे तो रूट लेके उधर जाना है। अगर आप कॉमन ले, रूट चढ़ा दीजिए इधर, यहां से स्क्वायर काट के यहां से रूट चढ़ा दिया। इसमें से देखो क्या है, 4 इसमें से कॉमन आ रहा है, 4 इसमें से भी कॉमन आ रहा है। अगर हम 4 को बाहर ले ले तो क्या आएगा 2, यहां कितना बचा 25, यहां कितना बचा 4, तो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो यहां कितना बचा 4, 28 गुना 4, 28 गुना 4 कितना बना भाई, 4 से मल्टीप्लाई किया 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 112। तो फाइनली आंसर कितना आएगा 2√137। तो प्रॉपर्टी बेस्ड है प्यारे बच्चों, डायगोनल्स और साइड के बीच में रिलेशन पता होगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा। और क्वेश्चन ये पूछा गया है 2015 टीयर 2 में। कोई डाउट है, कोई शंका है, क्लियर है ना? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बनाओ नेक्स्ट वन। एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बोला गया ए प्लेग्राउंड इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। एक खेल का मैदान एक आयताकार आकृति का है। A sum of ₹3000 was spent to make the ground usable at the rate of 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर। बड़ा सस्ता खर्च लगाया है, 75 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसे प्रयोग में लाने लायक बनाने के लिए कुल 3000 रुपये खर्च किए गए। बोला गया द विड्थ ऑफ द ग्राउंड इज 50 मीटर। मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है और अगर लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया जाए तो समान एक्सपेंडिचर के रेट से टोटल खर्च कितना होगा मैदान पर, टोटल खर्च कितना होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आप ऐसे समझिए, एक आयताकार मैदान है जिसकी चौड़ाई दी है आपको 50 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर दी है। इस पर टोटल 3000 रुपये खर्च किए गए प्रयोग में लाने के लिए। रेट दिया है आपको 75 पैसे पर मीटर स्क्वायर। बोला गया इसकी लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया गया, इसकी लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया गया, लेकिन खर्च अभी भी 75 पैसे पर मीटर स्क्वायर से है। तो इस पूरे मैदान पर टोटल कितना खर्च होगा, ये क्वेश्चन किया है। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब बच्चा क्या करेगा, 75 से इसे डिवाइड करेगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। 75 खर्च से जब एरिया को डिवाइड करेगा, इस टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड करेगा, खर्च की दर से इस टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड करेगा तो एरिया निकल के आएगा।
एरिया निकल के आएगा तो लेंथ आपको विड्थ आपको पता तो लेंथ भी निकाली जा सकती है। लेंथ में 20 जोड़ेंगे तो पूरे की लेंथ आ गई, पूरे का एरिया निकालो, 75 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन नहीं करना, उसे पूरे का खर्च जानना है। क्या जो खर्च की दर है क्या वो चेंज हुई? नहीं हुई। तो इस पर तो 3000 है, मुझे ये देखना है कि ये नया एरिया कितना बन रहा है, इस पर खर्च निकालना है। भाई चौड़ाई तो अभी भी 50 है, लंबाई कितनी बढ़ी है? 20। तो यहाँ से जो टोटल एरिया बढ़ गया वो कितना बढ़ा है? 50 इंटू 20, 1000 मीटर स्क्वायर बढ़ा है। 75 के हिसाब से 1000 पर टोटल कितने रुपए खर्च होंगे? 750। ऑलरेडी कितना हो गया? 3000। 750 और जोड़ दो तो टोटल खर्च कितना होगा? 3750। पूरी की पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया? बहुत बेसिक है। हमें उसने टोटल खर्च पूछा है, रेट चेंज नहीं हुआ, तो दूसरे में हम दोबारा मेहनत क्यों करें? जो पहला जो पूछा हुआ है उसमें दोबारा मेहनत नहीं करनी। हमें तो ये देखना है कि नया एरिया कितना बड़ा है और उस पर खर्च के हिसाब से, खर्च की जो दर है उसके हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर निकाल रहा हूं। इजी है। चलो फिर नेक्स्ट बनाइए। क्या कह रहा है? The length of the two parallel sides of a trapezium is 28 centimeter and 40 centimeter. 2015 टीयर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ट्रेपीजियम पे बना हुआ है। दो पैरेलल साइड्स की लेंथ आपको 28 और 40 दी है और अदर जो टू साइड्स है वो 12 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ ईच अदर टू साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। दैट्स मीन्स ये एक आइसोसेलस ट्रेपीजियम है, ये एक समद्विबाहु समलंब है। देन द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। क्या ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? हैव ए लुक। ट्रेपीजियम की बात हुई जहां पे दो साइड्स पैरेलल और दो नॉन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स आपको दी है 28 एंड 40, नॉन पैरेलल साइड्स 12, दोनों की लेंथ 12 दी है। अब एरिया की बात करें तो हमें पैरेलल साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए, दी हुई है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, नहीं दी हुई। यहाँ पे डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन आता तो सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें एरिया के लिए, निकालो फिर उसे, निकालो भाई। क्या करोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल हो गया, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी? 28 होगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गई। जो बाकी जो बचा पोर्शन है 28 ही हो गया, 40 में से 28 हटा दो तो 12 बचा। क्योंकि ये आइसोसेलस है तो ये कितना होगा? 6। ये भी कितना होगा? 6। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा दो या पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 6 कॉमन लेके ये 2 और ये 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 √3, तो ये कितना बन जाएगा? 6 √3 बनेगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गई पैरेलल लाइन के बीच में और पैरेलल लाइन भी आपको दी है। करो भाई, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 68, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 √3, कैंसिल करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 204 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी, कोई मुश्किल? क्लियर है ना? चलिए फिर अगला क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 30 meter. The area of the field is. CPO में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये स्पेशल क्वेश्चन है। किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, ध्यान देना, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे कैसी भी शेप हो, अगर आपको एक डायगोनल दिया हुआ है, किसी भी डायगोनल की लेंथ आपको दी है, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी है, चाहे उसकी अपोजिट साइड्स बराबर हो ना हो, पैरेलल हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर आपको एक डायगोनल की लेंथ दी है और बाकी बचे 2 वर्टिसेस से उस डायगोनल पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ आपको गिवन है, तो इसका एरिया, डायगोनल को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ D से, तो इसका एरिया होगा प्यारे बच्चों हाफ सम ऑफ परपेंडिकुलर्स
दैट मीन्स P1 प्लस P2 इंटू डायगनल जिस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। देखो ये कंडीशन गिवन है आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर 24 मीटर, एक डायगनल की लेंथ 24 दी है, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस दे दी 8 और 13 जोड़ दो भाई 1/2, 8 और 13 कितना बना 21, और ये लेंथ कितनी दी है 24। कैलकुलेट करो 12 कम 12 2 12 दूनी 24 और 1 25 252 252 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रहे एक डायगनल दिया हो और उस डायगनल पर बचे दो वर्टिसेस से डाले गए परपेंडिकुलर गिवन है तो एरिया आसानी से निकाला जा सकता है। इज दैट क्लियर? ओके चलो फिर अगला बनाओ। नेक्स्ट वन टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 का है। टू साइड्स ऑफ ए प्लॉट मेजरिंग 32 मीटर एंड 24 मीटर, द एंगल बिटवीन देम इज ए परफेक्ट राइट एंगल। दो साइड की लेंथ आपको दी है, एक की लेंथ दी है 32 और एक की लेंथ दी है आपको 24। इनके बीच का एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अदर टू साइड्स मेजर 25 मीटर ईच एंड 3 एंगल्स आर नॉट राइट एंगल। बची जो दो साइड्स है उनकी लेंथ 25 मीटर दी है, उनकी लेंथ 25 मीटर दी है, और जो बाकी के दो बचे हुए एंगल, बाकी के 3 बचे हुए एंगल है वो राइट एंगल नहीं है। तो इस प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करना है। इसकी लेंथ भी 25 और इसकी लेंथ भी 25। इतनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है। एरिया पूछा है, क्या किया जाए? देखो गौर से देखो, राइट एंगल दिया हुआ है तो डेफिनेटली फिर राइट एंगल ट्रायंगल भी बनेगा। ये 32 ये 24, 8 दिया 24, 8 जोग 32, 8 पंजे 40 नहीं हो जाएगा क्या? ये 8 का मल्टीपल है, ट्रिपलेट बना 3 4 5। अब अगर हम इसका नाम दे दे ABCD, आप गौर से देखिए ट्रायंगल BCD आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जैसे ही आप इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बाइसेक्ट होगा, दैट मीन्स ये 20 ये भी 20 बाइसेक्ट हो जाएगा। अब देखो ट्रायंगल, इसे मैं पॉइंट अगर M नाम दे दूं, CMB को देखो, आपको 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज दिया, बेस दिया है तो परपेंडिकुलर निकाल लो। यहाँ भी ट्रिपलेट बन रहा है, ये 5 के इक्विवेलेंट, ये 4 के इक्विवेलेंट, तो ये 3 के इक्विवेलेंट, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 तिया 15, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। तो आपके पास दो ट्रायंगल है, ये पूरा का पूरा जो फील्ड है, जो प्लॉट है, ये दो ट्रायंगल से मिलके बना है, एक DAB और एक DBC। इनका अब एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात है भाई? इसका एरिया निकालेंगे हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो करो हाफ परपेंडिकुलर 32 इंटू बेस 24 प्लस में। देखो एक काम करो, 2 से डिवाइड कर दो, 12 गुना 32, 2 से डिवाइड किया, 12 गुना 32, 12 दूनी 24, 2 12 दिए 36 और 2 38, तो इसका एरिया आ गया 384 मीटर स्क्वायर, 384। इसकी हम बात करें, परपेंडिकुलर निकाल चुके, बेस पता है, तो हाफ कर देंगे परपेंडिकुलर, इसका हाफ करेंगे 20, 15 गुना 20, तो इसका एरिया कितना आ गया 300, 300 ये 384 ये, तो कितना बनेगा 684 मीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, क्लियर है? चलो फिर अगला क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट वन बोला गया पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p यूनिट एंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज m यूनिट, देन द एरिया ऑफ द रोम्बस इज। सारा का सारा वेरिएबल में दिया हुआ है, कोई इंटीजर वैल्यू आपको नहीं दी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी टीयर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है रोम्बस है, रोम्बस का एरिया होता क्या है? एरिया क्या होता है भाई? हाफ ऑफ डायगोनल्स का प्रोडक्ट, ये होता है एरिया। आपसे पूछा है, सारा का सारा क्वेश्चन m और p की टर्म में, ऑप्शन सारे के सारे m और p की टर्म्स में दिए हुए हैं, d1 और d2 की टर्म में तो है नहीं, तो इन्हें रिप्लेस किया जाएगा। आपको बताया गया है रोम्बस के केस में प्रॉपर्टी होती है दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर का सम, दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है? चारों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता है। अब इस केस में पेरीमीटर 2p है और पेरीमीटर क्या होता है भाई? 4 साइड्स का सम किसके बराबर है?
2p के बराबर है। तो यहां से 2 से डिवाइड कर दो, ट्वाइस ऑफ a किसके बराबर, p के बराबर है। अभी तक हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, मैंने बस वही लिखा है जो क्वेश्चन में गिवन है। ये गिवन है, ये एरिया होता है, ये डायगोनल के साथ साइड्स का रिलेशन होता है। क्लियर है? अभी तक कोई जादूगरी नहीं दिखाई गई, जादूगरी है भी नहीं। और दिया क्या है, और दिया हुआ है डायगोनल्स का सम m के बराबर है। दैट मीन्स d1 प्लस d2 किसके बराबर है, m के बराबर है। अब आपसे एरिया पूछा है, एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, d1 और d2 के प्रोडक्ट का हाफ चाहिए। एक काम करो, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करो तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ d1 d2 किसके बराबर हो गया, m स्क्वायर के बराबर। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर के बराबर। और इसे क्या हम इसे ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता है, और 2a की जगह p लिख दो तो ये किसके बराबर हो गया, p स्क्वायर के बराबर हो गया। बस आपके पास सारी की सारी वैल्यूज हैं, प्लेस करते जाओ। इसकी जगह हम d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की जगह p स्क्वायर लिख दिया, p स्क्वायर लिख दिया। अब देखो, मुझे d1 d2, मुझे तो एरिया चाहिए ना, तो d1 d2 का प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन मुझे तो हाफ चाहिए। क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ऊपर हो गया 4। तो भाई p स्क्वायर को ले जाओ इधर, तो ये हाफ ऑफ d1 d2। जब मैं p स्क्वायर को इधर लेके गया तो m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये 4 है, इसे भी हम इधर लेके गए तो 1/4। दैट मीन्स 1/4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? गिवन क्या है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्वेश्चन सारा का सारा वेरिएबल बेस्ड है, पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्लियर है सभी को? ओके गाइज, चलो फिर अगला क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, ये टीयर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ABCD is a parallelogram. P and Q are the midpoints of side BC and CD respectively. पैरेललोग्राम की बात की गई है भाई। चलो एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। अब ठीक है, ABCD is a parallelogram. A, B, C, D. बोला गया P and Q are the midpoints of side B and C. BC, CD. ये P और Q पॉइंट दिए हुए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आपको दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, हाँ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, इसका एरिया आपसे पूछा है। डायग्राम क्लियर हो गया होगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जो शॉर्टेस्ट होगा, सिंपलेस्ट होगा। क्वेश्चन करना, सॉल्व करना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है, उसे कम टाइम में सॉल्व करना। आसान क्वेश्चन है तो और ज़्यादा कम टाइम लगना चाहिए। हालांकि ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, काफ़ी उलझा हुआ क्वेश्चन है, बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से निपटाया जा सकता है। ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बना हुआ है ये। बेटा, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होता है वो उसे 2 ट्रायंगल में बांट रहा है और दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। दैट मीन्स ADB का एरिया अगर 12 है तो DBC का एरिया भी कितना होगा, 12। तो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया, 24। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया, 24 हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स और बनाऊं, देखो मैंने कहा ये इसके मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये PQR, और इसे मैंने नाम दे दिया,
इसे नाम दे दिया R और इसे नाम दे दिया S। ध्यान से देखना, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया G। नाम देने का स्पेशल मैंने G दिया है, इसका भी एक रीजन है, बताऊंगा थोड़ी देर में। अब इस पूरे का एरिया कितना है? 24 है। पूरे का एरिया 24 है। अब ध्यान दो, जैसे ही आप मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो 4 पैरेललोग्राम आ जाएंगे और चारों का एरिया सेम होगा। तो भाई 24 को 4 जगह बांटा तो कितना हुआ? QGP, सी का कितना होगा? 6 हो जाएगा। अब ये डायगोनल, पैरेललोग्राम का डायगोनल भी तो इसे बाइसेक्ट करेगा, ये 3 होगा तो ये भी कितना होगा? 3 ही तो होगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, जी नाम देने का एक मेन रीजन था, डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, अगर आप सी और ए को मिलाएंगे तो डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे और ट्रायंगल AQP की मीडियंस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट सेम होगा। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे और ट्रायंगल AQP की मीडियंस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट सेम होगा। उसे नाम दे दिया गया, हमने नाम दे दिया G। दैट मीन्स ये क्या है? सेंट्रॉइड है। और सेंट्रॉइड का काम होता है कि किसी भी ट्रायंगल को वो 3 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मैं इसे मिला दूं, यहां से मिला दूं, तो आप ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, 3 पोर्शन बने। इन तीनों का एरिया सेम होगा। जब इसका 3 है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या 9 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बात समझ आ गई? क्लियर है या नहीं है? देखो यहां पे एक ट्रायंगल QGA, AGP और PGQ, ये प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी ज्योमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रॉइड किसी भी ट्रायंगल को 3 बराबर एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करता है। एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, 3 से गुना कर दो, 9 आ गया। क्लियर है? ये बात अगर समझ नहीं आई तो एक बात और समझ लो, फिर एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, ध्यान दो, ऐसे समझो, इसका एरिया, पूरे का एरिया कितना है? 24। पूरे का एरिया 24 है। जैसे ही मैं मिड पॉइंट्स को मिलाता हूं तो इधर वाले पार्ट का 12 है, इधर वाले पार्ट का 12 है, तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम बना। और पैरेललोग्राम का डायगोनल, AQ डायगोनल है, ये इसे बाइसेक्ट करेगा, तो इस वाले पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा? 6 होगा नहीं? पूरे का जब एरिया 12 है तो डायगोनल से इधर 6, डायगोनल से इधर 6। इसी तरह से अब देखो, RP ने इसे बाइसेक्ट कर दिया, तो अब नीचे वाले पैरेललोग्राम को देखो, ABPR, तो ये भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। इसका ऊपर एरिया 12 है, नीचे एरिया 12 है, तो डायगोनल की वजह से इसका कितना हो गया? 6। पूरे का एरिया 24, ट्रायंगल से बाहर 6, 6 12 और 3 15, 24 में से 15 हटा दो तो क्या ट्रायंगल का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बचेगा? बेसिक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेकिन अच्छा है। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ आ गया? तो बताओ, आज की क्लास का कोई सिंगल पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कीजिए। तो इन क्वेश्चंस को देखते हुए जिस गलतफहमी की जिक्र मैंने शुरू में किया था वो क्लियर हो चुकी होगी कि ना तो सॉल्यूशंस लेंदी होते हैं और ना ही प्रॉपर्टीज कंफ्यूजिंग है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कमेंट्स के थ्रू जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे मेंस्ट्रुएशन में 3D को। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।